Hello everyone, myself Amit, and as usual I'm going to teach you something from social science book, history textbook, chapter number 2. In this chapter we have discussed from page number 8 Maharana Pratap, about Maharana Pratap, Chand Devi and Rani Durgavati. So today topic is Aurangzeb. Aurangzeb became the emperor in 1658 CE, and he was the son of Shah Jahan. When he became Mughal emperor, he decided to extend the empire from Kashmir in north up to Ahmednagar in south and from Kabul in the west and UP to Bengal in the east. So somewhere his policy was very strict, and he was very rigid, and he was very cruel person. To this, Aurangzeb added Assam in the east and the regions of Adil Shahi of Bijapur in the south and the Qutub Shahi in Golconda after he ended these kingdoms. You can remember बहमनी साम्राज्य जो था, उस बहमनी साम्राज्य से 5 शाही घराने बने थे. तो उन 5 शाही घरानों में निज़ाम शाही थी, कुतुब शाही थी, आदिल शाही थी, बरीश शाही थी. तो टोटल इस तरह से 5 हो रही थी. ठीक है. और एक तरफ विजयनगर साम्राज्य था, आंध्र प्रदेश का इलाका. तो ये जो पूरे का पूरा सिस्टम था साउथ का, कि साउथ में बहमनी साम्राज्य था, और बहमनी साम्राज्य के बाद वो टूट के 5 पार्ट में डिवाइड हो गया. आदिल शाही, निज़ाम शाही, कुतुब शाही, बरीश शाही. ठीक है. और उसके बाद एक साइड में विजयनगर साम्राज्य. इन सब में जो फाइट होती है, उसके बाद औरंगजेब को उसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखती है. तो जो मुगलों की जो लड़ाई थी दक्कन में, वो की पूरी दक्कन सल्तनत से हो रही थी. और दक्कन सल्तनत में बहमनी एम्पायर जो टूट के 5 नए साम्राज्य में डिवाइड हो गया था, स्मॉल पावर्स में, उनमें एक तो थी इमाद शाही वरहद की पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे बरीश शाही बीदर की, तीसरे नंबर पे आदिल शाही बीजापुर की, फिर निजाम शाही अहमदनगर की, और कुतुब शाही गोलकुंडा की. तो टोटल कितनी हो गई? 5 हो गई. तो बहमनी किंगडम into 5 small powers disintegrated. So Bahmani disintegrated into 5 small powers: Imad Shahi, Barish Shahi, Adil Shahi, Nizam Shahi and Qutub Shahi. और इन 5 को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते थे? दक्कन सल्तनत. तो जब दक्कन सल्तनत, औरंगजेब को क्या था कि अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना था जितना ज़्यादा कर सकता है वो. तो उसका जो स्ट्रगल था, जो उसका पहला कन्फ्लिक्ट था, वो कहाँ हुआ? साउथ में हुआ. और साउथ में वो दक्कन सल्तनत के साथ हुआ, यानी आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, और इन सबको उसने खत्म कर दिया और मुगल साम्राज्य में मिला दिया. आसाम में उसका फाइट हुआ अहोम लोगों के साथ में. अहोम साम्राज्य क्या था? ये आसाम की तरफ था. यहाँ भी मुगलों के साथ बड़ा घमासान युद्ध हुआ. In the 13th century CE, the people of Shan community settled down in valley of river Brahmaputra, और उन्हें अपनी राजधानी बनाई वहाँ पे, और उनका लोकल नाम पड़ गया अहोम लोग. तो शान डायनेस्टी ने अपने आप को सेटल किया और एक साम्राज्य बनाया असम में. जब औरंगजेब का रूल था, अहोम had prolonged struggle with the Mughals. The Mughals attacked the Ahom region. The Ahom united under the leadership of गधार सिन्हा जो कमांडर थे. तो उनके लीडरशिप में सारे अहोम इकट्ठा होके मुगलों को कई बार उन्होंने शिकस्त दी. कमांडर लक्षित बरफुकान gave an intense battle against the Mughals. The Ahom used the guerrilla technique in the conflict against the Mughals. It became impossible for Mughals to create a strong base in Assam.
तो मुगल कभी अपना बेस ही नहीं बना पाए आसाम के अंदर। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि अहोम लोगों ने अपनी गुरिल्ला टेक्निक जारी रखी। तो उन्होंने गुरिल्ला टेक्निक के साथ साथ फेस टू फेस लड़ाई भी ली, और वहाँ का जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो काफ़ी अलग था। तो ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से मुगल एम्पायर को एक तरह से वापस लौटना पड़ा, और उनके पैर वहाँ से उखड़ते रहे, और अहोम अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखते हैं। तो औरंगजेब का ये जो एक्सपेंशन पॉलिसी थी, इसकी वजह से उसका कई लोगों से फाइट हुआ, उसका कई लोगों से कन्फ्लिक्ट हुआ। क्योंकि उसने क्या कहा, उसने कश्मीर को नॉर्थ में, अहमदनगर तक साउथ पर, उधर काबुल वेस्ट में, और यूपी बंगाल तक ईस्ट में, आसाम तक पहुंच गया। तो उसका झगड़ा सबसे हुआ, क्योंकि उसका था कि पूरा हिंदुस्तान उसके नीचे आ जाए, उसके मुगल साम्राज्य के। अहोम से झगड़ा हो रहा है, कहीं उसका दक्कन सल्तनत साउथ में झगड़ा हो रहा है निज़ाम शाही आदिल शाही वालों से, अहोम लोगों से भी झगड़ा हो रहा है उसका, अब सिखों से भी झगड़ा होता है उसका। अब सिखों से जो उसका कन्फ्लिक्ट होता है, जो फाइट होती है, जो नवे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने औरंगजेब की जो पॉलिसी थी, खासकर रिलीजियस इंटॉलरेंस, उसके अगेंस्ट बोला। अच्छा, औरंगजेब क्या था? एक कट्टर था। कट्टर माने कंजर्वेटिव मुस्लिम था। कंजर्वेटिव का मतलब है कि जो बहुत पुरानी बातों को मानते हैं। कंजर्वेटिव हिंदू भी हो सकते हैं, कंजर्वेटिव कोई भी हो सकता है, जो बहुत ही मतलब पुरानी सोच रखता है, और बहुत ही मतलब ओल्ड कस्टम्स, और दूसरों को इज्जत नहीं देना। तो औरंगजेब की पॉलिसी थी कि मतलब उसने बाकी लोगों को कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी और रिलीजन को, जबकि अकबर ने ऐसा नहीं किया। अकबर गेव रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सो दैट्स व्हाई ही वाज अ सक्सेसफुल रूलर। लेकिन यहाँ औरंगजेब के केस में जस्ट अपोजिट है। औरंगजेब केवल एक रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, और उसको भी कंजर्वेटिव तरीके से प्रमोट कर रहा है, और बाकी लोगों को जजिया कर ले रहा है, उनसे ये ले रहा है, उनसे एक टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स को रिलीजियस कर को जजिया कर बोलते थे। तो इस तरह से औरंगजेब इम्प्रेजेंट हिम, और उनको बाद में बीहेडेड कर दिया जाता है। तो गुरु तेग बहादुर जी को कैदी बना जाता है, और उनका सर कलम कर दिया जाता है 1675 में। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह गुरु बनते हैं सिखों के। अब गुरु गोविंद सिंह ऑर्गेनाइज हिज फॉलोअर्स एंड एनकरेज देयर मार्शल स्पिरिट। He organized the Sikh youth into fighting force called the Khalsa Dal. Khalsa Dal बन गया। Their headquarters were at Anandpur. Aurangzeb sent army to fight the Sikh. His army attacked Anandpur. Although the Sikhs fought fearlessly, they did not succeed. After that, Guru Gobind Singh came to Deccan in 1708. There was an attempt on his life when he was at Nadir. Soon after, the Guru succumbed to his wounds. अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। अब गुरु गोविंद सिंह जी देखिए क्या हो रहा है कि वो दक्कन में आते हैं 708 में, और उनकी लाइफ के ऊपर एक अटैक होता है नांदेड़ में, और वो जो उनकी इंजरीज होती हैं, जो उनके वुंड्स होते हैं, उनकी वजह से ही स्कम टू हिज वुंड्स। स्कम माने कि मतलब वो अपनी उन घावों की वजह से सर्वाइव नहीं कर सके। फिर गोविंद सिंह एक तरह से इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब ये सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं किसके साथ? औरंगजेब की। कहीं उसकी लड़ाई हो रही है सिखों से, हो रही है पंजाब में, कहीं वो लड़ रहा है दक्कन सल्तनत से साउथ में, कहीं वो अहोम लोगों से लड़ रहा है आसाम में, और अभी उसको लड़ाई करनी है राजपूतों से भी और मराठाओं से भी। तो उसने एक तरह से सबसे दुश्मनी मोल लेके रखी है, और उसको क्या है कि केवल मैं रहूंगा और कोई नहीं रहेगा। तो ये, और जबकि और अकबर की पॉलिसी क्या थी कि एक डिप्लोमेसी की पॉलिसी कि सबको लेके चलो, है ना, और कोशिश करो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रेंड बने। लेकिन औरंगजेब की पॉलिसी ये थी कि नहीं, मैं ही सल्तनत का सुल्तान हूँ और दूसरा कोई नहीं रहेगा, और इस वजह से उसका झगड़ा सबसे हुआ, अब राजपूतों से हुआ। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह ने अपना एक उनका बड़ा फेमस डायलॉग है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं।
ये जो था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ये एक तरह की वॉर क्राई थी। और इस वॉर क्राई को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिख सोल्जर्स को बोला। कुल मिला के जो मैं आपको बताऊं कि इसका अर्थ क्या है, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। मैंने एक तरह का जोश भरने के लिए चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। और एक और इनका वार क्राई था, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। तो जैसे अगर महाराष्ट्र में देखें तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, हर हर महादेव, ये एक तरह के वार क्राई थे। तो सिखों का वार क्राई क्या था, वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु दी फतेह। और एक दूसरा वार क्राई क्या था, जो इंस्पिरेशन दी गुरु गोविंद सिंह जी ने, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गीदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ता गोविंद सिंह नाम कहाऊं। तो सिखों ने काफ़ी मतलब सेक्रीफाइस किया, मुगलों के अगेंस्ट खड़े रहे। और अगला जो टॉपिक है वो है कि कॉन्फ्लिक्ट विद राजपूत्स एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद मराठास, इसका, मुगल सल्तनत का। तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में, एपिसोड में डिस्कस करेंगे।